तीसरी डेरिवेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, थर्ड डेरिवेशन ये है, एक्सप्रेशन फॉर पावर इन एलसीआर सर्किट इन एसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों में, ये ज्यादा आती है, ध्यान से सुनना। ये 3 नंबर की आएगी, वो दोनों 2 नंबर की आती हैं। वो जो इंडक्टर और कैपेसिटर वाली पावर की करी ना, वो 2 नंबर, ये 3 मार्क्स, ध्यान से सुनना। स्टार्ट वैसे ही करेंगे। अच्छा, फर्क ये होता है कि वो कैपेसिटर 90 डिग्री आगे चलता था, इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे चलता था। एलसीआर में कोई फिक्स फेज नहीं होता, तो जैसे इसमें ईएमएफ दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट कितना आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, हमें नहीं पता फेज क्या है, तो हमने प्लस फाई ले लिया, माइनस फाई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे ना, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, दी वर्क डन बाई एसी इज गिवन एज, ध्यान से सुनना। तो आपको याद है ना वही फॉर्मूला, हीट का क्या फॉर्मूला लगाया था, वी आई टी। तो स्मॉल टाइम के लिए वर्क डन को भी हम लोग क्या ले लेते हैं, डी डब्ल्यू, स्टार्ट वैसे करेंगे ना, और वोल्टेज को आप लोग क्या लेते हो, ई। ये फॉर्मूला याद कर ले बेटा, स्टार्टिंग ऐसे होगी, डी डब्ल्यू इक्वल टू ई आई डी टी। अब इसमें ई और आई डाल दो, ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की क्या वैल्यू है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां तक ठीक है। और बाहर क्या लगा है, डी टी, ठीक चल रहा है, ध्यान से देखते रहना। ई नॉट आई नॉट साथ रख लेता हूं मैं, और ये साइन वाले साथ, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव साथ, और बाहर क्या बचा हुआ है, डी टी। ये स्मॉल वर्क डन आया। अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो क्या लिखते हैं, फॉर टोटल वर्क डन फ्रॉम, बोलो, फ्रॉम जीरो से कहां तक, टी तक, जीरो से पूरे टाइम के लिए टी टाइम मान लेते हैं। तो स्मॉल वर्क डन के बाद इंटीग्रेशन करना होता है ना दोनों तरफ, तो लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे, जीरो से टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट, ये कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रेशन से बाहर भगाओ। अच्छा, इसको पता कैसे लिखना, ये दोनों को अंदर लिखना है ना, पहले बड़ा वाला एंगल पहले लिख लेना, छोटा वाला बाद में, ये वाला बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे लिखना। यहाँ तक बात समझ में आई। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, डब्ल्यू। अच्छा, इसका ना नॉन मैथ्स वाले बच्चे फिर से ये तुम लोग लिख लेना, बाद में तुम्हारे काम आएगा, ये मिटाऊंगा नहीं मैं, ये इन लोगों ने तो कर रखा है, तुमने नहीं करा। ये 11th में ना फॉर्मूला था ट्रिगो का, साइन ए साइन बी प्रोडक्ट फॉर्मूला है ट्रिगो का। क्या फॉर्मूला है, साइन ए साइन बी का 7.3 में कराया था मैंने, क्या किसी को भी याद नहीं, देख इसलिए तो कहता हूँ अच्छा बैच है ये, बेस्ट बैच। कोई बात नहीं, मैं -2 साइन ए साइन बी, कोई भी नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बच्चा नहीं, तुम लोग गलत बोल रहे मत बोलो बार बार, ऑनलाइन वालों को बोल लेते। ये वो ऐसे जैसे ही है ना बच्चा, एक इसका नाम पीयूष है, ऐसे स्कूल में भी एक बच्चा है, नहीं उसका नाम कुछ और है। तो उससे मैंने पूछा, मैंने बोला बता लॉग ए माइनस लॉग बी, उसने पता क्या बताया, लॉग ए माइनस लॉग बी। जैसे साइन ए साइन बी पूछ रहा हूँ, ये पीयूष नाम का बच्चा बोल रहा है वी इक्वल टू आई आर, समझ रहे हो, ना सिर ना पैर, कुछ मतलब ही नहीं। ऐसे लॉग ए माइनस लॉग बी, उसने क्या बोला, उसने बोला tan ए प्लस tan बी अपॉन माइनस tan ए tan, अरे वो लॉग ए tan, कोई सिर पैर ही नहीं। तो अभी एक बच्चे ने पीछे पलट के देखा, नहीं देखा, तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ये होता है, -1/2 cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस, याद हो गया, जिनको याद नहीं हुआ याद कर लो, -1/2 cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी। बेटा ये मैं लिखा रहने देता हूँ, ये अप्लाई होगा, ये तुम भी लिख देना पेपर में, टीचर को पता चले। कई लोगों को इंटीग्रेशन में दिक्कत होती है, वो लोग फिजिक्स में, वैसे तो नहीं होती, किसी वालों को मैथ्स आती है, लेकिन फिर भी लिख देना ये, देखो। हाँ जी, तो बेटा स्टार्ट कर दे। साइन ए साइन बी क्या फॉर्मूला लगाएंगे, -1/2, तो -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन लगाएंगे, साइन ए साइन बी समझो, इसको समझो ए, इसको समझो बी, ये फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है, cos ए प्लस बी, ये ए ये बी, इन दोनों को जोड़ना एंगल को,
इन दोनों को ऐड करो, देखो ओमेगा टी प्लस फाइव में क्या जोड़ेंगे, ओमेगा टी, तो 2 बार ओमेगा टी आ गया ना, कितना आया 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में ए प्लस बी का मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल, ये मैंने ऐड करके भी दिखाया है जिनको नहीं आया, ऐड करके आएगा ना ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर क्या लगा है बीच में, माइनस, माइनस लगा रहा हूं, फिर क्या है कॉस ए माइनस बी, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओमेगा टी कट जाएगा ना, क्या बचेगा सिर्फ पाई। आए समझिए, एक बार दोनों एंगल को ऐड करना है और माइनस में एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके कट गया, क्या बचा पाई। ये समझ में आ गया, ध्यान से सुनिएगा आगे। कॉस का इंटीग्रेशन तो पता ही है सबको, लिख दो सीधा, 0 से टी था ना, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, ध्यान से देखना, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, सही बात है। फिर जो ये टी के साथ है उससे डिवाइड भी करना है ना, टी के साथ क्या लगा है 2 ओमेगा, समझ रहे हो, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। कॉस फाई का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, कांस्टेंट है, वेरी गुड, ये कांस्टेंट है। कॉस का, ये कॉस फाई का साइन फाई नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, इसमें सही बताया। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है के एक्स, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है के एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो के का इंटीग्रेशन क्या होगा के टी, ये के समझो इसे आप, ये क्या है के के साथ क्या लग जाता है टी, अगर विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो इसको समझो के, इसके साथ क्या लगा देना टी लगा देना, आए समझ में, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा के टी, समझ में आया। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर कहां तक टी तक, यहाँ पे ठीक है। अब लिमिट भी आराम से डाल के बता रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर 0 नहीं आता। देखो जो अब मैं लिमिट डाल रहा हूँ, पहले मैं क्या डालूंगा अपर लिमिट, दोनों में मैंने टी डालना है, ठीक है, माइनस में दोनों में क्या डालना है 0, तो ये बाहर जो है यही रहने दो, बाहर क्या है ई नॉट आई नॉट बाई -2। अब मैं लिमिट रख रहा हूँ, पहले टी रखो, यहाँ क्या बचेगा बताना, कॉस अरे साइन 2 ओमेगा, इस छोटे टी को हटाकर बड़ा टी रख देना है, तो क्या बचेगा साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, डिवाइड में क्या बचा है 2 ओमेगा, माइनस यहाँ भी टी डालोगे क्या होगा, क्या था वहां कॉस फाइव टी, ये मैंने अपर लिमिट डाला है अभी, ये मैंने दोनों टी को हटाकर अपर लिमिट डाला। अब 0 डालो, जब 0 डालते हैं तो माइनस में डालते हैं ना, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0, यहाँ पे 0 डालो, ये 0 हो जाएगा, लेकिन सारा तो नहीं 0 होगा ना, यहाँ टी की जगह 0 डालोगे ये 0 होगा, साइन फाइव तो बचा रहेगा, क्या बचेगा साइन फाइव डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 2 ओमेगा। अच्छा इसमें जब 0 डालोगे ये सारा 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ क्या होगा 0, वो 0 हो गया, ये बात समझ में आई। अब 2-3 लाइन और है, ध्यान से देखते रहना, अभी थोड़ी सी डेरिवेशन बची है। अब ये ओमेगा को हटा दो, ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ओमेगा को हटा दूं। अच्छा एक चीज और, चलो तुम्हारा ऐसे ही बताता हूँ, ये ओमेगा हटाकर क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड, बाहर क्या बचा हुआ है टी और साथ में क्या बचा हुआ है फाई, माइनस में क्या बचा है कॉस फाई इंटू में साथ में टी, और नीचे क्या बचा है साइन फाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, ये तो 0 हो गया तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। देखो टी से टी कट गया, क्या बचा टी से टी कट गया, कितना बचा 4 पाई, साइन 4 पाई, तो यहाँ आया ई नॉट आई नॉट अपॉन -2, यहाँ क्या बचा साइन 4 पाई प्लस फाई माइनस कॉस फाई इंटू टी, यहाँ से देखते रहना। इसके बाद 2 लाइन और है, यहाँ ठीक है, साइन 4 पाई प्लस थीटा, नॉन मैथ्स वाले बच्चे फिर से, 4 पाई मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ जोड़ेंगे तो पहले में चला जाएगा, तो पहले में सब प्लस होता है, मतलब 4 पाई हटा देना। अच्छा इसके नीचे भी एक चीज थी मैं लिखना भूल गया, इसके अपॉन में 2 ओमेगा था ना, इसके नीचे क्या था ओमेगा 2 ओमेगा, ये लिखना भूल गया था मैं, देखो इसके नीचे 2 ओमेगा, साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 पाई हटाकर खाली क्या लिख देना साइन फाई, नीचे क्या बचा हुआ है 2 ओमेगा, बस इसके बाद सेकंड लास्ट स्टेप है, तो ये बचा आपका साइन फाई डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, ये समझ में है 4 पाई वाली बात, 4 पाई हटा देना, सिर्फ क्या लिख देना साइन फाई, देखो ये कट रहा है ना, साइन वाला कट गया, अब यहाँ से ठीक है, तो क्या बचा देखो जरा, क्या बचा ई नॉट आई नॉट
अपॉन में क्या बचा है -2 और अंदर क्या बचा है माइनस कॉस फाई और एक टी। ये माइनस से ये माइनस काट दूं, यहाँ इधर क्या बचा है W वर्क डन। LHS में क्या चल रहा था W चल रहा था। अब देखो आखिरी स्टेप, W के नीचे T ले आना, ये वाले W के नीचे क्या ले जाएंगे T। ध्यान से देखना क्या बचा E0 I0 cos फाई और नीचे क्या बचा हुआ है। यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन करनी है, वो याद रखना है मॉडिफिकेशन। ये जो 2 देख रहे हो इस 2 को ऐसे लिख देना √2 इंटू √2 होता है ना। अच्छा वर्क डन बाई टाइम पावर हो गया, लास्ट स्टेप कर रहे हैं। वर्क डन बाई टाइम को क्या लिख सकते हैं पावर E0 बाई √2 ERMS का फॉर्मूला है ना, और ये IRMS का फॉर्मूला इसलिए लिखा। इसको EV लिख सकते हैं ERMS, इसको क्या लिख सकते हैं IV और यहाँ cos फाई, ये फॉर्मूला है EV IV cos फाई। आया बड़ी डेरिवेशन है ना। क्या फॉर्मूला है EV IV cos फाई। ठीक है पॉज करके लिख डालो। ट्रांसफार्मर के बीच में कोई बोला इसी ट्रांसफार्मर में जाओगे तुम, ध्यान इधर देखो ट्रांसफार्मर बेटा एक मिनट ध्यान इधर सुनो। ट्रांसफार्मर स्टार्ट कर रहे हैं, सबका ध्यान बेटा फोकस इधर, सिर्फ 8 to 9 मिनट्स के अंदर हो जाएगा, बस ध्यान से सुनना। देखो मैं लिखवा दूंगा, तुम कंसेप्ट सुन लो, जितना जगह जो बोलूंगा उतना छोड़ देना और बाकी यहाँ से बोर्ड से लिख लेना। ठीक है ध्यान सुनो, पहली लाइन पेपर में है कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, तो आप लिखेंगे सुन लो, फिर चाहे तो सुन के लिख लेना कभी रिकॉर्डिंग से। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लो AC इंटू हाई AC और वाइस वर्सा। लो AC को हाई AC में बदल देता है और हाई को लो में भी बदल सकता है। So there are 2 types of transformer. First is called step up transformer and second is called step down transformer. नाम से पता स्टेप अप जो लो को हाई में बदले वो स्टेप अप। जो हमारी कॉलोनी में बाहर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो बाहर कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज देके हमारी कॉलोनी की एनर्जी सप्लाई को पूरा करते हैं, वो स्टेप अप होते हैं। जो हमारे चार्जर के अंदर ट्रांसफार्मर लगा, चार्जर के अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है वो स्टेप डाउन होता है, कि हमारे घरों में आती है 220 वोल्ट और हमारे फोन को चाहिए होती है 1.5 से 3-4 वोल्ट तक चार्ज होने के लिए। घर में कितनी आती है 220 को चार्जर 1.5 से 3 वोल्ट में बदल देता है। ठीक है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा तो पहली लाइन यही है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो AC को किसमें बदलता है हाई AC, और हाई को लो में भी बदल सकता है। अच्छा अब स्टेप अप स्टेप डाउन, तो आप पहली लाइन यहाँ एक लाइन छोड़ना, यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन, ठीक है जी। उसके बाद इसका लिखेंगे प्रिंसिपल, कि किस प्रिंसिपल पे बेस है। ये बेस है म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन पिछले चैप्टर में था है ना। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि भाई अपने कॉइल के अंदर करंट दो, पड़ोसी वाले के अंदर करंट इंड्यूस हो जाना, नेबरिंग कॉइल के अंदर। यही था ना कि एक इस वाले में हम करंट देते हैं, बैटरी लगा रहे हैं, और पड़ोस वाले कॉइल में कुछ नहीं लगा रहे, गैल्वेनोमीटर, उसमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता था। क्यों? इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को ये डिस्टर्ब करता था ना, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टर्ब करेगा उसके अंदर क्या आ जाएगा करंट, तो उसे क्या बोलते थे म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसका ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल समझ में आ गया। इसमें आप छोड़ेंगे 2 लाइन, जितनी डॉट है उतनी लाइन छोड़ देना। फिर है कंस्ट्रक्शन। देखो इसका डायग्राम देख लो, वही कंस्ट्रक्शन है। एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, ऐसी कोर होती है रेक्टेंगुलर, ऐसी ये रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन की कोर है। इसके ऊपर लैमिनेशन होता है, शीट चढ़ा देते हैं ये लोग इस पे, बीच में खाली है, यहाँ पे तार लपेटी जाती है। इसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, इसे सेकेंडरी कहते हैं। इसके टर्म्स अलग अलग होते हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी। प्राइमरी में EMF देते हैं, यहाँ से इनपुट देते हैं, इनपुट AC यहाँ से देते हैं, और सेकेंडरी में लगाते हैं लोड रेजिस्टेंस, यहाँ से आउटपुट मिलता है। अगर सेकेंडरी के टर्म्स प्राइमरी में से ज्यादा है तो वो स्टेप अप। सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा है ना,
तो ये लो को हाई में बदलने वाला ट्रांसफार्मर है, और सेकेंडरी में टर्न्स कम है, प्राइमरी में ज्यादा है, तो स्टेप डाउन, तो हाई को लो में बदलता है। दूसरा समझ गए, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इज मोर देन नंबर ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी देन इट इज स्टेप अप, और उल्टा हो, इसके कम टर्न हो इसके ज्यादा हो तो स्टेप डाउन। ठीक है, यही है कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है, एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उस पे लेमिनेशन है, दो वायर कॉपर की लपेटते हैं, एक प्राइमरी साइड एक सेकेंडरी, प्राइमरी में इनपुट एसी देते हैं, सेकेंडरी में आउटपुट मिलता है, एसी ही मिलता है। ठीक, अब आ जाते हैं थ्योरी, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, 3 नंबर का आता है थ्योरी। थ्योरी में आप यहाँ 2-3 लाइनें छोड़ेंगे, 2 लाइन छोड़ दें। हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई। फैराडे ने क्या बोला, ईएमएफ का फॉर्मूला ये होता है ना, एन डी पाई बाई डी टी, ये बोला था ना फैराडे ने। तो प्राइमरी वाले ईएमएफ को ईपी कह देते हैं, प्राइमरी वाले को क्या कहते हैं, ईपी, और नंबर ऑफ टर्न्स को ले लेते हैं एनपी। ये किसका ईएमएफ है, प्राइमरी का, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स किसके हैं, प्राइमरी के। ठीक है, और सेकेंडरी की ईएमएफ को ले लेते हैं ईएस, और वहां क्या लगा देंगे, एनएस। फ्लक्स तो सेम ही होगा ना, फ्लक्स तो इसी का होगा, डिस्टर्ब कौन करेगा, वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी वो डिस्टर्ब करेगा, तो फ्लक्स सेम है। तो 2 बार ये इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी लगाना है, एक बार प्राइमरी के लिए लगाना है और एक बार सेकेंडरी के लिए, यहाँ तक ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी को डिवाइड कर दे, डी फाई बाई डी टी कट जाएगा ना, माइनस माइनस भी कट जाएगा, क्या बचा, एनपी अपॉन एनएस। ये पहली इक्वेशन आ गई, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर उसके बाद लिखना है इनपुट पावर, इनपुट पावर। देखो आपने 10वीं में पढ़ा है, पावर का फॉर्मूला होता है वीआई, पढ़ा है, पावर का क्या फॉर्मूला होता है, वीआई। इनपुट पावर में ध्यान लगाओ थोड़ा सा, इनपुट पावर में भी वीआई लगाएंगे, आउटपुट पावर में भी वीआई लगाएंगे। फर्क क्या होगा, इनपुट में प्राइमरी लिख देना, आउटपुट में क्या लिख देना, सेकेंडरी। वो भी वीआई, ये भी वीआई, वी की जगह ये लेते हैं ना। एक ट्रांसफार्मर होता है, उसे कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें इनपुट और आउटपुट पावर बराबर होती है। थोड़ा राइट करिए वंशिका इधर। आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें इनपुट और आउटपुट पावर बराबर होती है, उसे हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है, वो रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं देख लूंगा, ठीक है, कम हो, हाँ जी निवेश कीजिए, ठीक है ठीक है। इनपुट और आउटपुट पावर इक्वल होती है, उसे हम कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। निवेश पकड़ तू रख अभी बाद में, हाँ जी देखो इधर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होती है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। ठीक है, तो जितना इनपुट दो, ऐसा कुछ होता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन डेरिवेशन में दिखाते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। तो इनपुट पावर कितनी है, ईपी आईपी, यही है ना इनपुट पावर, और आउटपुट पावर कितनी है, ईएस आईएस। जब ये दोनों इक्वल हो जाए इसे आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ऐसा करना, ईपी के नीचे ईएस ले आना, और आईएस ये मैं इधर ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आईएस के नीचे आईपी ले जाना, ये सेकेंड इक्वेशन। अब जरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो, एलएचएस मैच कर रहा है तो आरएचएस भी मैच करेगा, मतलब ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, तो तीनों बराबर नहीं हो गए आपस में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से कि ईपी बाई ईएस इज इक्वल्स टू एनपी बाय एनएस इज इक्वल्स टू आईएस अपॉन आईपी। यही डेरिवेशन को खत्म कर देना है। आई बात समझ में, ठीक है, बस इतना ही करना है, इतना छोटी सी डेरिवेशन है इसकी, ये सारी चीज समझ में आ गई। अब आखिरी एक चीज ये नोट करके लिख लेना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। एक रेशियो होता है, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दैट इज डिनोटेड बाय के। एनएस अपॉन एनपी इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एनएस बाय एनपी को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एक वर्ड ये लिख लेना, दूसरा लिख लेना एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। इसके बारे में हम कल बात करेंगे न्यूमेरिकल में। ये आपको लिखना है सारा, ये आप लिख लेना, पॉज कर दे बेटा।